एल्डिहाइड और कीटोन के विषय में जान लेने के पश्चात आइए अब हम जानते हैं एक विशेष प्रकार के कंपाउंड्स के विषय में, और ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि इनका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों पड़ा। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन है और उससे डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O उपस्थित है, और साथ ही कार्बन से एक दूसरा समूह OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि एक यहाँ पर कार्बोनिल समूह है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह के कार्बो तथा हाइड्रोक्सिल समूह के क्सिल पीछे का जो भाग है उसे मिलाते हुए इनका नाम रखा गया है कार्बोक्सिल समूह। और चूंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं इसलिए इनके नाम के अंत में एसिड या अम्ल जोड़ा जाता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक समूह एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इनका वर्गीकरण। तो यहाँ पर जो भी कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ा हुआ जो R समूह होगा वो एल्किल समूह है या फिर एरिल समूह है। इसके आधार पर हम कार्बोक्सिलिक समूहों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होंगे जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ जो भाग होगा वह एल्किल होगा, यानी कि इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा RCOOH। दूसरी ओर जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होंगे उसमें R के स्थान पर यहाँ पर एक एरिल समूह जुड़ा होगा, जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं बेंजीन रिंग है और उसके साथ जुड़ा हुआ है COOH। तो इस तरह से सभी जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रकृति में उपलब्धता। यदि हम कार्बोक्सिलिक यौगिकों की उपलब्धता की बात करें तो ये प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इनमें जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं उनमें विशेष रूप से कार्बन 12 से कार्बन 18 वाले जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं उन्हें वसी अम्ल या फैटी एसिड्स कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें सबसे पहले फैट ये वसा या यानी कि हम जिसे कहें ऑयल के द्वारा इन्हें आइसोलेट किया गया था, जिसमें कि ये एस्टर के रूप में मौजूद रहते हैं। और इस तरह से ये बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं ये बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं और यहाँ पर ये इनके प्राथमिक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लें जो कार्बोक्सिलिक यौगिक हैं उसमें से जो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH, यदि हम यहाँ पर COOH में से हाइड्रोजन को किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ पर हमें नए प्रकार के कंपाउंड मिल जाएंगे जिन्हें हम एस्टर कहते हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को एस्टर के प्रिपरेशन के लिए भी प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि हम COOH समूह के OH को NH2 समूह से रिप्लेस कर दें तो हमें एक नए प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का समूह प्राप्त होगा जिन्हें हम एमाइड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम OH समूह को Cl समूह से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें नए प्रकार के कार्बनिक यौगिक मिलेंगे जिन्हें हम एसिल क्लोराइड कहते हैं। साथ ही साथ यदि यहाँ पर हाइड्रोजन को जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन है उसको एसिल समूह यानी कि COR समूह के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमें कार्बनिक यौगिकों का एक नया समूह प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक हैं क्योंकि बहुत सारे अन्य व्युत्पन्नों या डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करने के लिए इन्हें प्रारंभिक पदार्थ के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं और काफ़ी समय पहले से इनसे विलगित किया जा चुका था
और इसीलिए बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल आज भी इनके सामान्य नाम से जाने जाते हैं। इनके जो सामान्य नाम थे वो प्रायः जहाँ से इन्हें प्राप्त किया गया, यानी कि इनके जो स्रोत थे उनके ग्रीक या लैटिन जो शब्द हैं उनके द्वारा व्युत्पन्न किए गए थे। जैसे कि हम ले जो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसे हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल को सबसे पहले लाल चींटियों के द्वारा आइसोलेट किया गया था, और चूंकि लैटिन में जो लाल चींटियां हैं उनके लिए शब्द उपयोग में लाया जाता है फॉर्मिका, और इसीलिए फार्मिका से पृथक किए जाने के कारण, प्राप्त होने के कारण जो फार्मिक एसिड है उसका ये नाम पड़ा। इसी तरह से हम एसिटिक एसिड लें तो एसिटिक एसिड को सर्वप्रथम सिरका से प्राप्त किया गया था, और सिरका का लैटिन नाम होता है एसिटम, और इसीलिए एसिटम के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा एसिटिक एसिड। इसी तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि ब्यूटरिक एसिड। तो ब्यूटरिक एसिड को यहाँ पर मक्खन से प्राप्त किया गया था सर्वप्रथम, और मक्खन को चूँकि लैटिन में ब्यूटिरम कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम ब्यूटरिक एसिड पड़ा। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक यौगिक हैं जो आज भी अपने सामान्य नामों के द्वारा जाने जाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं इनका IUPAC पद्धति में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इनमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है, यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह में आप देखेंगे कि एक कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन होते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है, काउंट किया जाता है, तो उस समय इनका नामकरण अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कि एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड का यदि हम नाम लें तो वहाँ पर उस समय जो एलिफेटिक कार्बनिक कंपाउंड होंगे उसमें जो कुल कार्बन की संख्या गिनकर जो संबंधित एल्केन होगा उसके नाम के अंत से ई हटाकर उसके स्थान पर ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है, और इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। लेकिन यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में नहीं चुनते हैं, उसका काउंट नहीं करते हैं, तो उस समय हम कार्बोक्सिलिक समूहों को छोड़कर उसके अलावा जितने कार्बन होते हैं उसके आधार पर उसका नामकरण, संबंधित एल्केन के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, और साथ ही अंत में पूरे कार्बोक्सिलिक अम्ल को दर्शाया जाता है, पूरा नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी 1, 2 या 3 जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी संख्या को दर्शाने के लिए जो रोमन संख्याएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होगा जिसका सूत्र होता है HCOOH, और इसका सामान्य नाम हम जानते हैं ये होता है फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल जब हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो यहाँ पर चूंकि एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए जो एल्केन नाम हम देंगे वो होता है मैथ, और चूंकि ये संतृप्त कंपाउंड है, संतृप्त यौगिक है, इसलिए अंत में आएगा एन, तो मेथेन। और साथ में अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है तो यहाँ पर मेथेन के ई को हटाकर, यदि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ई को हटाकर अंत में ओइक एसिड जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक यौगिक लेंगे जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जिसे सामान्य नाम आप जानते हैं, इसे सामान्य नाम होता है इसका एसिटिक एसिड। और इसका जब हम नामकरण करेंगे तो चूंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथेन, और यहाँ पर अंत में जोड़ा जाएगा ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। इसी तरह से यहाँ पर 3 कार्बन वाला यदि कार्बोक्सिलिक यौगिक है तो वहाँ पर हो जाएगा, जैसे उदाहरण ले दें हम CH3CH2COOH, तो यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है प्रोपियोनिक अम्ल। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड,
प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और साथ में लगाएंगे ओइक एसिड। इसी तरह से यदि 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक यौगिक होगा तो वहाँ पर 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटेन, तो यहाँ पर हो जाएगा अंत में जोड़ेंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से मान लीजिए कि एक अलग उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपके पास CH3CH, जिससे एक मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है CH3 और साथ ही साथ C से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह COOH। तो इसका नामकरण हम जानते हैं कि ये जो संरचना है ये आइसो होती है, इसके लिए पूर्व लग्न आइसो का उपयोग करते हैं और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा आइसो। और चूंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, जो सामान्य नाम होगा वो होगा आइसोब्यूटेरिक अम्ल। लेकिन जब हम इसका IUPAC पद्धति में नाम करेंगे तो हम जानते हैं कि हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह है उसके कार्बन को पहला अंक देंगे और इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर के कार्बन पर एक मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है जिसे प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हम जहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूहों को मुख्य श्रृंखला में चुनेंगे वहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को ही प्रथम अंक दिया जाएगा और उस तरह से जो एल्केन के नाम के अंत से ई हटाकर और उसके आगे ओइक एसिड जोड़ा जाएगा। अब हम कुछ और विशेष प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, आप जानते हैं COOH और कार्बन से ही जुड़ा हुआ दूसरा समूह है COOH, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह आपस में कार्बन के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल इसे कहते हैं। अब यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक समूह का इसका जो IUPAC नाम किया जाएगा तो उस समय हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं और यहाँ पर 2, इसलिए 2 कार्बन होंगे और किन्हीं को भी हम एक और किसी को भी दूसरा नंबर दे सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर 2 कार्बन का ये यौगिक है, इसलिए इसका जो नाम होगा एथेन से शुरू होगा। और चूंकि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन 1 और 2 हैं तो इनको दर्शाने के लिए और इनकी संख्या 2 है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन 1,2-डाइओइक अम्ल। तो इस तरह से इनका नामकरण किया जाएगा। इसके बाद एक और देखते हैं, यदि हम इन दोनों, ये जो ऑक्सैलिक अम्ल आपको दिख रहा है इसके बीच में एक और कार्बन की श्रृंखला जोड़ दें यानी कि CH2 जोड़ दें तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा COOH CH2COOH, यानी कि यहाँ पर अब कार्बन की संख्या 3 हो गई है। और ये जो कंपाउंड है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं मैलोनिक एसिड। ये मैलोनिक एसिड जो कि हमें एप्पल से प्राप्त होता है और इस तरह से हम यहाँ पर लें। इसी तरह से जो ऑक्सैलिक एसिड है वो हमें प्रायः टमाटर से या फिर आंवले से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मैलोनिक अम्ल, इसका सामान्य नाम है। और इसके बाद जब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो चूंकि यहाँ पर 2 कार्बन है तो उसके लिए जो एल्केन होगा उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और साथ में यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं अब यहाँ पर पहले और तीसरे नंबर के कार्बन पर हैं और इसलिए इसका जो नाम होगा, संख्या तो क्योंकि इनकी 2 ही है इसलिए जो प्रीफिक्स है पूर्व लग्न के रूप में डाई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड या प्रोपेन 1,3-डाइओइक अम्ल। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम फिर से एक कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो सूत्र है वो हो जाएगा COOH CH2CH2COOH। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इससे कहा जाता है सक्सिनिक अम्ल। और ये सक्सिनिक अम्ल जो है वो प्रायः अंबर जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और इनका जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि
कार्बन की जो संख्या है वह 4 है, इसलिए इसमें एल्केन का नाम होगा ब्यूटेन। साथ ही साथ यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, इसलिए जो पूर्व लग्न है वो डाई उपयोग में लाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी स्थिति 1 और 4 है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। इसके बाद हम श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और 4 की जगह पर अब हम 5 कार्बन की श्रृंखला रखते हैं और यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा वो है COOH, CH2, CH2, CH2 और उसके बाद फिर से COOH। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इसे कहा जाता है यहाँ पर ग्लूटेरिक एसिड। और ये ग्लूटेरिक एसिड है जिसमें कि इसका सामान्य नाम है, और इसका जब हम IUPAC नाम करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमें केवल एल्केन का नाम बदलना होगा। एल्केन में चूंकि 5 कार्बन आ गए हैं इसलिए ये पेंटेन का डेरिवेटिव होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं जिनकी स्थिति अब 1 और 5 हो गई है, और चूंकि इनकी संख्या 2 है इसलिए पूर्व लग्न डाई उपयोग में लाएंगे। तो इस तरह से इनका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। यहाँ पर ये सभी उदाहरणों में हम देखें कि इनके IUPAC नाम तो काफ़ी सिस्टमेटिक हैं, काफ़ी सरल हैं, लेकिन इनके जो सामान्य नाम हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी इन्हें याद रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और कई बार इनके जो सामान्य नाम से ही इनके सूत्र लिखने के लिए दिया जाता है, और इसे में इनकी संरचना बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इनमें केवल एक CH2 की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड में आप देख रहे हैं 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं, जब मेलोनिक एसिड में देखेंगे तो बीच में एक CH2 बढ़ गया है। उसके बाद हम देखें सक्सिनिक अम्ल में 2 CH2 कार्बन की श्रृंखला बढ़ गई है, और इसके बाद हम देखें ग्यूटरिक अम्ल जो है उसमें 3 कार्बन बीच में आ गए हैं। तो इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। इसके बाद हम एक और कार्बन की श्रृंखला बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम जो सूत्र ले रहे हैं, कंपाउंड ले रहे हैं, उसका सूत्र होगा COOH, और इसके बाद यहाँ पर बीच में 4 CH2 समूह होंगे, CH2, 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 और उसके बाद फिर से होगा COOH समूह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुल जो कार्बन की संख्या हो गई है वह हो गई है 6। ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड है और इसे कहा जाता है एडिपिक एसिड, और ये बहुत सारे बहुलक को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसका नामकरण यदि हम करें तो यहाँ पर चूंकि 6 कार्बन है तो एल्केन का नाम होगा हेक्सेन, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति पहले और 6वें नंबर के कार्बन पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,6, और संख्या इनकी 2 ही है, इसलिए जो पूर्व लग्न होगा वो डाई उपयोग में लाया जाएगा। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपाउंड है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं जिसका सूत्र आप देखिए COOH, फिर है CH2, फिर CH जिससे जुड़ा हुआ है COOH, और CH से ही नीचे जुड़ा हुआ है CH2, और उसके बाद अंत में फिर से COOH। तो यहाँ पर हम देखें कि कुल कार्बन जो हम देख रहे हैं वो है, यदि हम तीनों, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं, और यदि हम तीनों कार्बोक्सिलिक समूह को अलग कर दें तो यहाँ पर बचे हुए जो कार्बन हैं वो उनकी संख्या है 3। तो यहाँ पर यदि हम इसे प्रोपेन का डेरिवेटिव मानकर इसका नामकरण करते हैं, तो पहले हम बता दें कि जो इस कंपाउंड का सामान्य नाम होता है वो होता है कार्बोलिक अम्ल। तो इस तरह से जब हम इसका IUPAC नाम करेंगे तो अब हम इसे 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक यौगिक का डेरिवेटिव को ना मानकर इसे हम 3 कार्बन वाले एल्केन का डेरिवेटिव मानेंगे, और इस तरह से इसका जो नाम होगा वो होगा प्रोपेन। और चूंकि यहाँ पर हम देखें कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही कार्बन पर एक एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके लिए लिखा जाएगा 1, 2, 3। अब इनकी संख्या है 3, इसलिए जो पूर्व लग्न उपयोग में लाया जाएगा वो होगा ट्राई।
और इसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को हमने मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं किया है, इसलिए हम पूरा नाम लिखेंगे, ओइक एसिड ना लिखकर पूरा नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इसी तरह से आइए अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रतिस्थापित करके COOH समूह जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत ही प्रचलित कार्बनिक कंपाउंड है जिसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। और जब हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बेंजीन रिंग है, जब हम बेंजीन रिंग बोल रहे हैं तब हम केवल सिर्फ बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं उनको काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इसके जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं इसको पूरा लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका जो IUPAC नाम होगा वह होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से मान लीजिए अब हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, एक है यहाँ पर CH2COOH और यहाँ पर जो CH2 है उस कार्बन से यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो है ये 2 कार्बन वाले एलिफेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर 2 कार्बन ये जो इसका कंपाउंड है उसका सामान्य नाम जो होता है वह होता है फेनिल एसिटिक एसिड और इसका जो IUPAC नाम होगा तो यहाँ पर हम जो कार्बन श्रृंखला है उसको उसमें से जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला कार्बन है उसको पहला अंक देंगे और उसके बाद वाले जो CH2 समूह वाला कार्बन है उसे दूसरा अंक देंगे। और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है वह CH2 यानी कि दूसरे नंबर वाले कार्बन से जुड़ी हुई है, तो जो बेंजीन रिंग है उसकी स्थिति होगी 2। तो इस तरह से इसका नाम होगा 2-फेनाइल एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर हमने एथेनोइक एसिड जोड़ा है क्योंकि हमने जो कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में जो 2 कार्बन की श्रृंखला है उसमें हमने काउंट किया है, इसलिए इसका नाम होगा 2-फेनाइल एथेनोइक एसिड। इसी तरह से एक और उदाहरण ले रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का उदाहरण है लेकिन इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग है और उसमें आर्थो पोजीशन पर यानी कि पहले और दूसरे पास वाले कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं। इस कंपाउंड का जो सामान्य नाम है वह होता है थैलिक एसिड और इसका जब हम IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो चूंकि यहाँ पर भी जो कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए हम इसका जो नामकरण करेंगे वो बेंजीन मुख्य जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से मान लीजिए ये जो आर्थो पोजीशन की जगह पर यदि ये आपस में मेटा पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हों तो उनके लिए जो सामान्य नाम होता है वह होता है आइसोथैलिक अम्ल, इसका जो सामान्य नाम है। लेकिन जब हम इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो वहाँ पर इनका नंबर स्थिति जो है वह बदल जाएगी, जैसे इसकी स्थिति बदलने से इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, अब ये 1,3 पोजीशन पर हैं इसलिए इनका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी तरह से यदि हम दोनों कार्बोक्सिलिक समूहों को यदि पैरा पोजीशन पर रखते हैं तो उस समय भी इस कार्बनिक कंपाउंड का जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है उसका जो सामान्य नाम होता है वह होता है यहाँ पर टेरिथैलिक अम्ल और इसका जो IUPAC नाम होगा वह होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति पहले और चौथे नंबर के कार्बन पर हो गई है, पैरा पोजीशन पर हो गई है, तो इसलिए अब इसका नाम होगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से हम एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनका नामकरण करेंगे तो यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं तब हम इनके नाम के अंत में जो हाइड्रोकार्बन का नाम है उसके अंत के ई को हटाकर ओइक अम्ल जोड़ेंगे। लेकिन यदि हम इनके कार्बोक्सिलिक समूह को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं उस समय जो कार्बोक्सिलिक समूह है उनके अलावे
जो कार्बन की संख्या होगी उसी के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ जितनी उनकी संख्या होगी उनकी स्थिति के अनुसार दर्शाते हुए तथा मोनो डाई ट्राई जो भी पूर्व लग्न है उसको लिखते हुए हम पूरे कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करते हैं।